नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की क्लास में बात करेंगे प्लेटो के आदर्श राज्य के जस्टिस थ्योरी ऑफ प्लेटो। ये प्लेटो का न्याय का सिद्धांत जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत से बहुत अलग है। आज की क्लास में बात करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने ये देखा था कि प्लेटो है कौन, है ना, सुकरात का चेला प्लेटो, इसकी क्या क्या थ्योरीज हैं और इसकी मेन बायोग्राफी पे हमने बात किया था। अगर मैं आपको रिवीजन करवाऊं तो इस वीडियो की लिंक, जो फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया था जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं आपको ताकि अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो आपको प्लेटो का इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा। और इंट्रोडक्शन समझ में आ गया ना बच्चा, तो ये भी सबको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान टॉपिक है, टेंशन समझ लीजिए। चलिए, तो इंट्रोडक्शन में हमने देख लिया था किस तरीके से सुकरात है, जिसको सुक्रेट्स के नाम से जाना जाता है, इसका चेला है प्लेटो, प्लेटो का चेला है एरिस्टोटल, एरिस्टोटल को चला है अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर। चलिए ठीक है, तो ये चार गुरु परंपरा की ये परंपरा चलती आ रही थी। लेकिन हुआ ये कि दोस्तों सुक्रेट्स को जो ये सत्ता का विरोध करने के कारण, सरकार का, गवर्नमेंट का अपोज करने के कारण जहर दे के मार दिया गया था, जिससे काफ़ी बहुत प्रभावित हुआ था। कौन है? प्लेटो। जब प्लेटो प्रभावित हुआ था, इसने सोच लिया था कि नहीं, अब हमें राज्य को पढ़े लिखे लोगों के हाथों में देना चाहिए ताकि राज्य अच्छे से चल पाए। और जो पढ़े लिखे लोग होंगे उसी को इसने दार्शनिक का नाम दे दिया, इसी को आइडियल स्टेट का नाम से जाना जाता है। तो प्लेटो की बायोग्राफी हम पूरे अच्छे तरीके से समझ चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। मैं फिर भी एक बार आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, क्योंकि लोकतंत्र को इसने भीड़तंत्र कहा था। सबसे घटिया शासन है लोकतंत्र, ऐसा प्लेटो का भी कहना है, ऐसा एरिस्टोटल का भी कहना है ना। तो लेकिन आगे चल के प्लेटो ने कहीं ना कहीं सही मान लिया था। अब इस क्या कहता है ये, दार्शनिक शासक और आदर्श राज्यों को न्याय पर आधारित बना सकता है। यानी कि अगर एक स्टेट जस्टिस पे बेस्ड है तो उसका जो राजा है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, बुद्धि वाला होना चाहिए, वो एक फिलोसफर होना चाहिए, वो एक दार्शनिक होना चाहिए। ये तमाम ग्रंथों में द रिपब्लिक हो गया या पॉलिटिक्स हो गया, द लॉज हो गया, सबसे लास्ट की इसकी बुक है द लॉज एंड दोस्तों चार्मिडीज हो गया या लेजेस हो गया, ये सभी इसके बुक्स हैं, ग्रंथ हैं जो प्लेटो के बारे में बताते हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट है द रिपब्लिक, जिसको हिंदी में राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इन बुक्स के अंदर इसने तमाम बातें, अपनी जो प्रिंसिपल इसमें बताया है। ग्रीस का दोस्त, और जिसको हम कहते हैं ग्रीक, एथेंस के अंदर इसका जन्म हुआ और एथेंस का ये रहने वाला, एथेंस के बारे में ही बताया, क्योंकि एथेंस और स्पार्टा दो ऐसे शहर ग्रीस के जहाँ पे हमेशा वॉर चलता रहता। और इस वॉर का मेन रीज़न था एथेंस में अनपढ़ गवारों और अशिक्षित और दार्शनिकों के हाथ में शासन का ना होना, जिसने पूरी एथेंस को डुबा दिया, ऐसा प्लेटो का कहना है। वैसे ही जो स्पार्टा की बात करें तो भाई स्पार्टा के पास सोल्जर्स थे लेकिन बुद्धिमान लोग नहीं थे, तभी जाके ये भी जीत गया था। एथेंस और स्पार्टा आपस में वॉर करते रहते, युद्ध करते रहते। प्लेटो का क्या था, ये सभी जो राज्य हैं सब बीमार थे, क्योंकि यहाँ पर राजनीति का लोगों के पास कला ही नहीं था। कला यानी कि जो पॉलिटिक्स है उसका आर्ट लोगों को पता ही नहीं है ना, क्योंकि पॉलिटिक्स समस्याओं के समाधान का साधन है, एरिस्टोटल ने कहा था। यहाँ पे लोगों को पता नहीं कि राजनीति क्या है, बंदे बस अपने में लड़े जा रहे, मरे जा रहे, कटे जा रहे, ऐसे थोड़ी राजनीति होता है। इसलिए प्लेटो यहाँ पे आता है। अब प्लेटो आएगा, ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि सभी दुनिया के अंदर जो लोग हैं ना, लोगों में सद्गुण, वर्च्यू का डेवलपमेंट होना चाहिए। सद्गुण, सद मतलब बहुत अच्छा, गुण मतलब क्वालिटी, यानी कि इंसानों में अगर हम देखें तो टोटल 4 क्वालिटी यानी कि 4 सद्गुण के बारे में बताता है प्लेटो। सबसे पहला है विवेक, साहस, संयम और न्याय। ये 4 सद्गुण है, वर्च्यू है। अब इसका मतलब क्या है? विवेक मतलब आपका होता है दोस्त विजडम, विजडम मतलब बुद्धि, दिमाग, नॉलेज, ज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट कहता है दोस्तों साहस। साहस मतलब क्या होता है? करेज, साहस है भाई, मेरे में तो लड़ने की पावर, लपेट दूंगा, चटपट कर दूंगा, युद्ध में आ गया तो है, साहस है मेरे में, है ना, साहस। आत्म संयम यानी कि संयम है मेरे में, पेशेंस है मेरे में, है ना। विवेक हो गया, साहस हो गया, पेशेंस हो गया, लास्ट में हो गया न्याय। इन तीनों से यानी कि विवेक, साहस और आत्म संयम यानी कि पेशेंस से, सेल्फ कंट्रोल भी या पेशेंस भी कहते हैं इसको, ठीक है दोस्तों, या टेम्परेंस भी कहते हैं इसको। तो ये इन तीनों से जो सबसे ऊपर है, जो सबसे सर्वोच्च सद्गुण है, वो है न्याय। तो न्याय की स्थापना से ही हम इन तीनों सद्गुणों की प्राप्ति कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों, ये जो वर्च्यू की बात बता रहा हूँ, ये सद्गुण, प्लेटो कहता है ये 4 तरीके के जो सद्गुण है ये सभी समाज में पाए जाते हैं और सभी लोगों में भी पाए जाते हैं, लेकिन किसी में किसी की प्रधानता होती है, किसी में किसी की होती है। ये टॉपिक आपको समझ में आएगा जब मैं आपको जस्टिस थ्योरी समझाऊंगा प्लेटो का। बट आपको बस ये ध्यान रखना है कि सद्गुण का मतलब होता है 4 ऐसे गुण, ऐसे क्वालिटी जो लोगों में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे 3 जो है ये लोगों में पाए जाते हैं और न्याय, जस्टिस द्वारा इस तीनों सद्गुणों की स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट
की जाती है। तो सद्गुण का मतलब है ये 4, जिसमें से 3 लोगों में पाए जाते हैं और जो चौथा ये सबसे ऊपर है जस्टिस, क्योंकि इसी के द्वारा सोसाइटी को रेगुलेट और सोसाइटी में सभी सद्गुणों की स्थापना की जाती है। इस तरीके से शिक्षा हर शासक के पास होनी चाहिए, ये प्लेटो का कहना था। तभी ज्ञानी शासक ही समाज का उद्धार कर सकता है, समाज को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि एक राजा जब तक दार्शनिक नहीं होगा, राजा या दोस्तों वो जो प्रजा है उसका विकास नहीं हो पाएगा और राज्य भी बीमार बन जाएगा। प्लेटो इस तरीके से बात कहते हैं, यानी कि प्लेटो का मेन जो कहना है वो कहना है क्या कि एक राज्य को होना चाहिए दार्शनिक राजा के हाथ में। अब यहाँ पे जब हम एक छोटा सा क्वेश्चन में यहाँ पे भी इसको इंक्लूड कर लेता हूँ, जब हम दोस्तों बात करते हैं कम्युनिस्ट की या कम्युनिज्म की, तो हमेशा हमारे ध्यान में आता है कार्ल मार्क्स का विचार या फ्रेडरिक एंगल्स का आ गया, इन सब की बात आती है हमारे पास। लेकिन कार्ल मार्क्स ने जो बात बताया कि निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की बात ये सबसे पहले प्लेटो ने कहा, इसलिए इसको फर्स्ट कम्युनिस्ट के नाम से भी हम पुकार सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसने कहा था कि जो दार्शनिक राजा होगा उसकी ना तो अपनी कोई निजी संपत्ति, ना अपनी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, ना उसके पास अपनी वाइफ रहेगी उसके साथ, ना उसके बाल बच्चे रहेंगे, उसके पास अपनी एक सुई तक नहीं होगी, उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो सभी जनता की होगी। प्लेटो यहीं पे एक बात कहता है कि ऐसी प्रॉपर्टी का क्या काम तो दूसरों के काम ना है, देख लो भाई। तो इस तरीके से यहाँ पे प्लेटो जो ये सारी बातें कह रहा है कि निजी संपत्ति या प्राइवेट प्रॉपर्टी की इसने जो बात कर दी है, जिसकी वजह से इसको फर्स्ट कम्युनिस्ट के नाम से भी पुकार सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पे, इसने परिवार संस्था की सब बात कर ही दी है, यहाँ पे ये सब बात हमारी खत्म हो जाती है। ये सब मैं फिर से रिवाइज करवा रहा था आपको, ये सब तो रिवीजन चल रहा है हमारे लास्ट वीडियो का, जो कि मैंने आपको फटाफट हल्के में सब बता दिया। चलिए अब हम आते हैं आज की इस क्लास के ऊपर, और दोस्तों ये डेमोक्रेसी पे क्या क्या विचार थे प्लेटो के, ये भी हमें समझ में आ गया। चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम आरंभ करते हैं। चलिए प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस। अज्ञानता सभी बुराइयों का मूल कारण है, इसलिए अपनी अज्ञानता का पर्दा हटाओ और ज्ञान को बढ़ाओ और अपनी लाइफ की जो पटरी पे उतर चुकी है आपकी ज़िंदगी, उसको पटरी पे लेके धड़ल्ले से आगे बढ़ो, आपका विकास देश का तरक्की करवाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो फर्स्ट कम्युनिस्ट प्लेटो के रूप में हम इसको पुकार सकते हैं, पॉलिटिकल फिलोसफर, जो कि वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर्स की जो हमारी थॉट्स की जो चल रही है पूरी सीरीज, जिसमें हमने पहले सुकरात को पढ़ लिया है, सोक्रेट्स को कवर कर लिया है, प्लेटो का एक पार्ट आ चुका है। आज इस पार्ट के अंदर हम जस्टिस थ्योरी ऑफ प्लेटो को डिस्कस करने वाले हैं। जस्टिस थ्योरी इससे पहले भी बहुत यानी कि आपको मिल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जिस तरीके से प्लेटो ने जस्टिस का ये जो दिया अच्छे तरीके से मतलब समझाया है, वो काफ़ी दमदार चीज़ है। प्लेटो की जस्टिस थ्योरी को समझने से पहले और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। प्लेटो जो भी अपने विचार देता है वो द रिपब्लिक अपनी जो बुक है उसमें देता है। इस बुक को उसने खुद अपने हाथों से ही लिखा है, इसलिए जो भी इसके अंदर बताया गया है वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के तहत इसने अपनी सभी बातों को चर्चा में भी किया है, जिसमें सुकरात को रेफरेंस लेके चलता है। वो संवाद शैली में पहले क्वेश्चन फिर आंसर, क्वेश्चन फिर आंसर, पहले बात हो रहा है यानी कि जैसे कोई एक बंदा बोल रहा है उधर से आंसर मिल रहा है। इस तरीके से इस बुक को लिखा गया है जो कोई अपने आप में बहुत मस्त है, जिस तरीके से प्लेटो ने इसके अंदर चीज़ों को बताया है, मतलब कि प्रेजेंटेशन का तरीका काफ़ी बेहतर है, ये आपको मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए प्लेटो की ये जो बुक है द रिपब्लिक, जिसका शीर्षक यानी कि जो इसका मेन जो हेडिंग है वो है जस्टिस को डिफाइन करना, न्याय की स्थापना करना और न्याय के बारे में बताना। आखिरकार ये जस्टिस है क्या, इसका आंसर आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं प्लेटो और सुक्रेट्स जो कि प्लेटो के ग्रुप है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अगर हम देखें तो जो द रिपब्लिक है कंसर्निंग जस्टिस, यानी कि वो बिल्कुल ही क्या करता है, न्याय मीमांसा है, यानी कि जस्टिस को ही सिंपल अच्छे तरीके से डिफाइन करता है। इसलिए प्लेटो का जो थ्योरी है वो जस्टिस को ढूंढने में निकल जाता है। अब भाई जस्टिस थ्योरी आखिर है क्या, है ना, न्याय का सिद्धांत आखिर है क्या। इसलिए जब हम बात करते हैं प्लेटो की, तो प्लेटो ने जस्टिस थ्योरी पे तो बात की है, साथ ही साथ दोस्तों और भी ऐसे पॉइंट्स है जिसके ऊपर इसने बात करी है, जिसको अपनी बुक में इसने जगह दी है। हाँ, इसने और भी सब्जेक्ट्स के रूप में या और भी टॉपिक्स को अलग से तो चर्चा नहीं किया, जहाँ पे भी जरूरत पड़ी उन चीज़ों को अपने बुक्स में इसने ऐड कर दिया या अपने विचारों में उसने ऐड कर दिया। तो द रिपब्लिक के अंदर जो इसने बताया है जस्टिस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बताया है, जिसके बारे में बिल ड्यूरेट हमें बताएंगे। बिल ड्यूरेट कहते हैं द स्टोरी ऑफ फिलोसफी के अंदर। दोस्तों इनकी एक बुक है जिसका नाम क्या है, द स्टोरी ऑफ फिलोसफी, दर्शन की कहानी, जो कि 1945 के अंदर आई थी। इसके अनुसार यानी कि इन्होंने क्या बताया, इन्होंने दोस्तों ये बताया कि द रिपब्लिक, राज व्यवस्था इसको हिंदी में कहते हैं, द रिपब्लिक को अपने आप में एक
पूर्ण प्रबंध है। पूर्ण प्रबंध मतलब अपने आप में एक पूरा एक टोटल मैनेजमेंट का तरीका आपको बता देता है, जिसको प्लेटो ने एक ग्रंथ का रूप दे दिया, है ना। प्लेटो ने क्या किया, इसको एक ग्रंथ का रूप दे दिया। अब इसके अंदर बताया, इसने किसने बताया है दोस्तों, विल ड्यूरेंट ने बताया कि प्लेटो ने अपनी द रिपब्लिक के अंदर इन सभी बातों पे चर्चा की है। जैसे जस्टिस को इसने बताया है, और आज का जो हमारा टॉपिक वो भी जस्टिस ही है। इससे पहले कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपको मैं पहले बता देता हूँ, द रिपब्लिक के अंदर चर्चा की गई है। सबसे पहला वर्ड है तत्व मीमांसा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स दोस्तों, जो भी वर्ड्स है आखिरकार आपको पता है कि मोस्टली वर्ड्स ग्रीक से ही निकल कर आते हैं, तो मेटाफिजिक्स जो है ये भी ग्रीक से ही निकला है। दो वर्ड्स को मिलाकर बना है मेटा और फिजिक्स। मेटा मतलब होता है बियॉन्ड यानी कि परे, और फिजिक्स मतलब नेचर प्रकृति, यानी कि जब हम प्रकृति के परे होकर बात करते हैं उसको मेटाफिजिक्स कहते हैं, है ना। तत्व मीमांसा प्रकृति से परे, यानी कि मान लो भगवान से हटकर जब बात कर रहे हो या नेचर से हटकर जब हम बात कर रहे हैं तो मेटाफिजिक्स कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास ईश्वर मीमांसा। क्या वर्ड है, ईश्वर मीमांसा। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब थियो जो है वो भी दोस्तों दो वर्ड्स को मिला के बना हुआ है। पहला है थियो प्लस दूसरा है लोगस। थियो का मतलब होता है गॉड और लोगस का मतलब होता है साइंस। क्या होता है, साइंस, यानी कि एक तरफ से कहते हैं स्टडी ऑफ गॉड, है ना। यानी कि थियोलॉजी में क्या करते हैं हम करते हैं स्टडी ऑफ गॉड, यानी कि हम भगवानों, उनके शक्तियों, उनके विचारों, उनके बारे में, भगवान है तो क्यों है, ईश्वर है या गॉड है या किस तरीके से, क्या नहीं है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं या पढ़ते हैं। किसमें, थियोलॉजी के अंदर, ईश्वर मीमांसा के अंदर। बात आती है दोस्तों एथिक्स की। एथिक्स का मतलब क्या होता है, सिंपल मोरलिटी सोसाइटी में है। अभी चर्चा करूँगा इसमें। मनोविज्ञान दिमाग के अंदर की बात समझनी है, इंसान के व्यवहार को समझना है, इंसान कैसे ट्रीट करता है, तो हम साइकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा हमें। शिक्षा शास्त्र जो हमें पेडागोजी या इसको एजुकेशन भी कहते हैं, शिक्षा शास्त्र बताता है। राजनीति शास्त्र तो हमारा टॉपिक है पॉलिटिक्स। ये सारी बात की चर्चा की है रिपब्लिक के अंदर, किसने, प्लेटो ने। अब एक एक करके आपको मैं इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्त, प्लेटो चाहता है आदर्श राज्य की स्थापना करना, आइडियल स्टेट को इस्टेब्लिशमेंट करना वो चाहता है। अब ये आइडियल स्टेट को वो कैसे स्थापित कर सकता है, इसका इस्टेब्लिशमेंट वो कैसे करेगा। तो पहले जब आइडियल स्टेट को हमें बनाना है तो हमें पहले क्या करना होगा, स्टेट के नेचर को समझना होगा। तो नेचर ऑफ स्टेट को क्या करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। ये सारी बात प्लेटो कह रहा है। तो जब नेचर ऑफ स्टेट को हमें समझना है तो स्टेट किसका सब्जेक्ट है, स्टेट है पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट, तो हमें पॉलिटिक्स को पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए प्लेटो कहता है कि आदर्श राज्य वह होगा जो न्याय पर आधारित होगा। आदर्श राज्य वह होगा जो न्याय पर आधारित होगा, है ना। यानी कि एक ऐसा स्टेट जो जस्टिस पे बेस्ड है। अभी हम चर्चा करेंगे कि न्याय पे आधारित ऐसा कौन सा राज्य और क्या ऐसे मापदंड है या ऐसी कौन कौन सी बात है जो एक राज्य को न्याय पे आधारित बनाती है, इसकी भी हम बात करेंगे। बात करते हैं दोस्तों एथिक्स की। देखो, जस्टिस बिना मोरलिटी के अधूरा है, इसलिए जस्टिस के साथ मोरलिटी भी जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। अब हम बोलते हैं कि भाई उसके साथ कभी कोई गलत हो गया, उसको हक नहीं मिला, तो मेरी एक मोरलिटी है, एक नैतिकता के आधार पर उसको ये मिलना चाहिए वर्ड आ गया, तो साथ ही एक मोरलिटी की बात भी आ गई, इसलिए एथिक्स की भी बात कहीं ना कहीं द रिपब्लिक के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है अगर हमें सोशल क्लास को समझना है, सोसाइटी में कैसे क्लास है, कितने वर्ग हैं, क्लासेस के लोग हैं सोसाइटी के अंदर, तो हमें सोशोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा, है ना। वैसे ही अगर हमें सोशल सिस्टम को समझना है तो हमें ह्यूमन नेचर को समझना पड़ेगा। किसको, मानव के नेचर, प्रकृति को समझना पड़ेगा, जो कि हमें साइकोलॉजी में पता चलता है। इसलिए साइकोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा, इसका विस्तार से अध्ययन करना पड़ेगा। अगर हम बात करें दोस्त, तो व्यक्तियों को एक इंडिविजुअल पर्सन को मिलाकर पूरा स्टेट बना हुआ है, इसलिए हमें जब तक एक व्यक्ति का क्या पर्पज़ है, उसके मेन नेचर क्या है, वो समझ में नहीं आएगा तो हम स्टेट को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पहले इंडिविजुअल पर्सन समझो, देन स्टेट समझ में आ जाएगा। ये सुकरात और प्लेटो का भी कहना है। चलिए बात करते हैं एजुकेशन की। देखो, अगर एक इंसान के अंदर उसकी नेचुरल एबिलिटी को विकसित करना है, उसकी नैसर्गिक जो उसके अंदर क्षमता है, नैसर्गिक जो प्राकृतिक क्षमता दी गई है, लेकिन उसके बारे में उसको पता नहीं होता। अक्सर ऐसा होता नहीं है कि दोस्त हमारे पास वो चीज़ होती है, लेकिन हमारे टीचर जो होते हैं वो उसको निकालने का काम करते हैं, हमारे अंदर जोश बढ़ाते हैं, तब जाके हम आगे। जोश बढ़ाओ से याद आया दोस्त, हमारी वेबसाइट का नाम है जोश बढ़ाओ, जिसके ऊपर सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। तो नेचुरल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए क्या करना होगा,
हमें एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करना होगा, इसलिए अब हमें शिक्षा शास्त्र की जरूरत पड़ेगी, है शिक्षा शास्त्र। तो अगर शिक्षित वर्ग नहीं होगा, शिक्षा एजुकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, बीमार बच्चे बीमारू राज्य बन जाएगा। बीमार बच्चे मतलब जिसके मतलब उनका बुद्धि का विकास नहीं हो पाएगा। तो आदर्श राज्य कहाँ से बनेगा? आइडियल स्टेट बनाना है तो सभी को एजुकेशन देना पड़ेगा। इसी बीच रूसो आ जाता है। रूसो क्या कहता है? रूसो कहना है कि द रिपब्लिक, जिसको हिंदी में राज्य व्यवस्था कहा जाता है, शिक्षा शास्त्र का एक सर्वोत्तम ग्रंथ है। अभी दोस्त मैं आपको इस क्लास का नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जस्टिस थ्योरी के बाद नेक्स्ट क्लास जो आएगी, कि प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम है वो उस समय काफ़ी बेहतर था, बहुत बेहतर सिस्टम। अब बहुत अच्छा मतलब सिस्टमेटिक वे में इसने जो बताया था अपने एजुकेशन सिस्टम, उसको काफ़ी सराहनीय माना गया, जिसकी वजह से रूसो ने भी कहा कि सर्वोत्तम है, सबसे मस्त, ये सबसे ऊंचा, एक सबसे अच्छा शिक्षा पे या एजुकेशन पे विचार देने वाला एक बेस्ट बुक है। किसने कहा? रूसो ने कहा, जो कि 1712 से लेकर 1778 तक 78 तक इसका शासन रहा, है ना, 1778 तक। बात करते दोस्तों एजुकेशन का। आखिर एजुकेशन की बात तो हम कर, लेकिन एजुकेशन का सब्जेक्ट क्या हो, तभी तो हम एक स्टेट को आइडियल स्टेट बना सकते हैं। क्योंकि आइडियल स्टेट बनाने के लिए हमें लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा, एजुकेटेड करना पड़ेगा, तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा? इसलिए एजुकेशन का सब्जेक्ट फिलोसफी होगा, दर्शन होगा। हमें लोगों को दर्शन शास्त्र की शिक्षा देनी होगी। किसकी? दर्शन शास्त्र की। किसकी? दर्शन शास्त्र की, ताकि रोल ऑफ द फिलोसफर किंग्स क्या हो सके, है दार्शनिक राजा का शासन हो सके। किसका? दार्शनिक राजाओं का शासन हो सके। दार्शनिक राजा का शासन, रोल ऑफ द फिलोसफर किंग, राजा का शासन हो सके। इसलिए फिलोसफी पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, और अपने अंदर ऐसी एबिलिटी हमें डेवलप करनी पड़ेगी ताकि हम एक आइडियल स्टेट बना सकें। ये बात प्लेटो कहता है। बात आती है अर्नेस्ट वार्कर की। ये क्या कहता है कि इसके अनुसार द रिपब्लिक जो है मानव जीवन के दर्शन के विवेचन का प्रयास करते हैं, यानी कि जो ह्यूमन नेचर है ना, या ह्यूमन जो लाइफ है, उसके पूरे स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है, शुरू से लेके एंड तक। हम क्या बन रहे हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या बन सकते हैं, ये सब बता देता है हमें। कौन बता देता है? द रिपब्लिक, ऐसा वार्कर का कहना है। लेकिन इसी बीच दोस्तों आ जाता है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल की बात क्यों यहाँ पे मैं कर रहा हूँ? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि प्लेटो ने अपनी द रिपब्लिक के अंदर साथ ही जस्टिस के बारे में तो बताया, साथ ही दोस्तों जो पॉलिटिक्स है इसकी भी चर्चा करी है, मेटाफिजिक्स की, यानी कि तत्व मीमांसा हो गया, थियोलॉजी की भी चर्चा करी है, इन सब की बातें बताई है उसके अंदर। साथ ही बहुत कुछ ने किया, लेकिन चीज़ों को उसने अलग अलग नहीं बताया। एक ही चीज़ ही सब, एक ही चीज़ मतलब घुसाते बताता है। इस काम को सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करना और चीज़ों को अलग अलग बताने का काम प्लेटो को शिष्य किसने? एरिस्टोटल ने किया है। एरिस्टोटल ने दोस्त एथिक्स पे अलग, पॉलिटिक्स पे अलग, मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा पे अलग, थियोलॉजी पे अलग, पॉलिटिक्स पे अलग, इन सब पे अलग अलग अपनी विचार दिए। खास बात इसके ये है, दो तीन किस पे? एस्थेटिक्स पे भी इसने विचार दिए अपने। एस्थेटिक्स का मतलब क्या होता है? सौंदर्य शास्त्र। अब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, वीडियो के अंदर मैंने दोस्तों कितनी ज़्यादा इमेज की यूज़ किया है, अच्छे से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इस वीडियो की ये सुंदरता है। इसी सुंदरता को एस्थेटिक्स के नाम से जाना जाता है, इसको सौंदर्य शास्त्र भी कहा है। हम बात करते हैं कि प्लेटो जितना आदर्शवादी था, यानी कि अगर हम कंपेयर करें प्लेटो और एरिस्टोटल के अंदर, तो देखो इसने सिस्टमैटिक वे बताया, ठीक है, इसलिए इसको पॉलिटिक्स का फादर भी कहा जाता है। पता है ना आप सभी को, राजनीति का पिता एरिस्टोटल को कहा जाता है? पता है ना, राजनीति का यानी कि पॉलिटिक्स का फादर एरिस्टोटल, अरस्तु को कहा जाता है। अगर हम दोस्तों थोड़ा सा कंपेयर करें तो प्लेटो जितना आदर्शवादी आइडियल था, यानी कि वो चीज़ों को आइडियलिस्टिक वे में सोचता था, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, राजा ये नहीं राजा ये होना चाहिए, सोसाइटी में ये नहीं ये होना चाहिए। तो ये चाहिए वाली बात वो बहुत करता था, शुड भी, है ना, क्या है इससे मतलब नहीं है, क्या होना चाहिए इससे मतलब था प्लेटो को। अगर हम एरिस्टोटल की ही बात करें तो दोस्त ये यथार्थवादी था। आइडियलिस्ट और रियलिस्ट दोनों में डिफरेंस होता है। आइडियलिस्ट जहाँ पे चाहिए की बात करते हैं, रियलिस्ट क्या हो रहा है, अभी क्या चल रहा है इसकी बात करते हैं। समझ में आया आप सभी को? तो आइडियलिस्ट था प्लेटो और रियलिस्ट कौन था? एरिस्टोटल। ठीक है, तो इस तरह के दोनों में कंपेयर किया जा सकता है। अरिस्तु ने प्लेटो पर यह आरोप लगाया कि उसने मानव प्रकृति की स्वाभाविक कमजोरियों पर ध्यान ही नहीं दिया।
प्लेटो ने इंसान को इतना अच्छा समझ लिया कि इंसान ये कर सकता है, वो कर सकता है, इसलिए ऐसा होना चाहिए। इसने इंसान की कमजोरियों पे ध्यान नहीं दिया। इस वजह से क्या होता है उसका ध्यान इस जगह पर जाता नहीं है। वो सिर्फ आदर्श राज्य के नाम पर उसने केवल कल्पना लोक, यूटोपिया की रचना की। यानी कि प्लेटो की तरफ से बस सोचता रहा कि ये नहीं है, ये होना चाहिए, ये नहीं ये होना। हम सोचते नहीं है मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए, मेरी वाइफ उस तरीके की होनी चाहिए, वो ऐसे कपड़े पहन के मेरे सपने में आने चाहिए, हैं मेरे बच्चे वहाँ पे पढ़ने चाहिए, मेरे बच्चे ये बनने चाहिए। ऐसा होता नहीं है। सेम इस तरीके से प्लेटो इस तरीके से इस इमेजिनेशन कर रहा है। ये प्लेटो है को कौन कह रहा है? एरिस्टोटल कह रहा है। ये आरोप लगा रहा है एरिस्टोटल प्लेटो के ऊपर, ठीक है। इसलिए इसने क्या सोचा कि इंसानी बुराइयाँ होती नहीं है। प्लेटो ने सोचा इंसानी बुराइयाँ है ही नहीं है। इसीलिए एरिस्टोटल कहता है कि बुराइयाँ ही ना आती हैं तो इंसान की कोई समस्या होती ही नहीं, वो तो भगवान बन जाता, वो तो सद्गुण संपन्न हो जाता है। बुराइयां हैं तभी तो समस्याएं हैं। इसीलिए इन समस्याओं के समाधान पे प्लेटो ने इस तरीके से ध्यान नहीं दिया जैसे कि रियलिस्टिक के तौर पे एरिस्टोटल ने ध्यान दिया। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं राज्य का उदय, राइज ऑफ स्टेट। अभी हम जस्टिस थ्योरी पे बस करीब आ गए हैं, आने ही वाले हैं। अब हम समझते हैं पहले राइज ऑफ स्टेट, ये राज्य का उदय कैसे हुआ है। इसके ऊपर प्लेटो को कहना है द स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ, कंटिन्यूस फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ? राज्य इंसानों की व्यक्तियों की इच्छाओं की या जरूरतों को पूर्ति करने के लिए, जरूरतों को पूरा करने के लिए आया है, और इंसान की यानी कि व्यक्तियों की या लोगों की अच्छे जीवन को बनाए रखने के लिए वो हमेशा प्रयास करता रहता है, ठीक है। तो राज्य इंसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए आया है और उसके अच्छा लाइफ या उसके अच्छे लाइफ के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, वो इसको पूरा करने की कोशिश करता रहता है। ये इसलिए दोस्तों राज्य का निर्माण हुआ है, इसलिए राज्य बनाया गया है। अगर हम बात करें यूनानी जितने भी फिलोसफर्स हुए, उन्होंने स्टेट और सोसाइटी में कोई भी अंतर नहीं किया, कोई डिफरेंस नहीं किया। सोसाइटी ही स्टेट है, स्टेट ही सोसाइटी है, क्योंकि लोगों से बन के सोसाइटी बनती है और सोसाइटी से मिलकर स्टेट बनती है। अब बात करते हैं दोस्त यहाँ पे स्टेट की। तो स्टेट का जो मेन जो गुण है वो क्या है? लोगों की अच्छी लाइफ, लोगों की गुड मतलब सही, लाइफ मतलब जिंदगी, यानी कि लोगों को सही जिंदगी की स्थापना करने के लिए लोगों को सही राह पे लेके जाना, जिसके लिए सद्गुण की स्थापना करना पड़ेगा। स्टेट का मेन काम है सद्गुण की स्थापना करना। सद्गुण मतलब है सद्जीवन, सद्जीवन मतलब अच्छी जिंदगी, अच्छे जीवन से है। अब इस अच्छे जीवन की स्थापना के लिए न्याय की स्थापना करना पड़ेगा। अब हमारा जस्टिस थ्योरी स्टार्ट हो जाता है, समझा आप सभी को? यानी कि यहाँ पर स्टेट का काम है लोगों की जरूरतों को पूरा करना और उसके अच्छे जीवन को बनाए रखने के लिए कोशिश करते रहना। इसीलिए अब स्टेट को अच्छे जीवन, जिसको हम सद्जीवन कहते हैं या इंग्लिश में गुड लाइफ कहते हैं, अगर स्टेट इसको बनाए रखना चाहता है तो स्टेट को जस्टिस करना होगा, या स्टेट एक जस्टिस पे बेस्ड होना चाहिए, या स्टेट या राज्य न्याय पे आधारित होना चाहिए। तो न्याय पे आधारित राज्य ही न्याय कर सकता है। अब यहीं से खोज होती है न्याय की। आखिर जस्टिस किसे कहते हैं? आखिर जस्टिस पे बेस्ड स्टेट क्या हो, कैसा हो, किस तरीके का हो? अब यहीं से जस्टिस की खोज स्टार्ट हो जाती है। अब क्या होगा? अब भाई प्लेटो अपना दिमाग लड़ाएगा कि जस्टिस ये होता है, सोक्रेटिस अपने दिमाग लगाएगा भाई ये होता है। चलिए अब हम चले जाते हैं जस्टिस के डिबेट पे। आखिर आज भी जस्टिस पे डिबेट जारी है। जॉन रोल्स का प्रिंसिपल आज बहुत लोगों ने सराहनीय किया, अच्छा माना है, फिर भी उसकी भी कमियां हैं। तो कोई भी थ्योरी अपने आप में पूर्ण या सही तो नहीं हो सकता, लेकिन उसके मोस्ट ऑफ जो उसकी बातें हैं उसको अपनाया जरूर जा सकता है। अब हम पहले बात करते हैं जस्टिस कहते किसे हैं। इसको लेकर जब डिबेट स्टार्ट हुआ तो इस डिबेट में सबसे पहले डिबेट पे चलते हैं। जो डिबेट कहाँ पे होता है, क्योंकि देखो अब बात किसकी होगी, जब बात आई जस्टिस की स्थापना करने की तो जस्टिस पे डिबेट होने स्टार्ट हो गए। तो उस समय हुआ क्या दोस्तों? उस समय होता है डिबेट। अब डिबेट ये होता है, एक एथेंस के अंदर एक पैसे वाला एक इंसान था जिसको कुलिनबर्ग ऑटोक्रेसी कहते थे। ऑटोक्रेसी सुना है ना आप सबने? कुलिनबर्ग पैसे वाला, विजात पर। तो एक पैसे वाला बंदा था जिसका नाम था सेफलस। इसके घर में
इसके घर के अंदर एक डिबेट होती है, बहस होती है। क्या होती है? सिंपल डिबेट होती है, बहस होती है। इस बहस के अंदर कौन कौन है? सुकरात था, प्लेटो था, और प्लेटो के 3 भाई हैं, ग्लूकोन, एडिमेंट्स और थ्रेसिमेकस। ये तीनों भाई प्लेटो के हैं। और इस तरीके से सेल्फस के घर के अंदर सुकरात, प्लेटो, ग्लूकोन एंड एडिमेंट्स और थ्रेसिमेकस आपस में बैठते हैं और चर्चा स्टार्ट होती है। इतने में ही जब डिबेट स्टार्ट होती है तो सुकरात पूछता है किससे? सेल्फस से, भाई तू तो इतना पैसे वाला है? तेरे पास इतना पैसा है, तो इस पैसे से तू मतलब तू क्या समझता है? पैसे वाला क्या होता है? क्या होता है पैसे वाला? पैसे वाला घमंडी होता है? क्या होता है? हम तो आज बोलते नहीं घमंडी होता है, उसमें एरोगेंट हो जाता है वो बंदा। इतने में सुकरात के इस क्वेश्चन पे जवाब दिया नहीं, कि क्वेश्चन करने वाला सुकरात था, जवाब देने वाले ये सारे थे। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन इससे पूछा गया, भाई तू पैसे वाला है? क्या मतलब है पैसे से? अमीर है? सेल्फस कहता है कि सुनो भाई, मैं पैसे वाला हूँ, इसका मतलब है मैं सचित्र हूँ, सच मेरा चरित्र बहुत अच्छा है ना, मैं एक साहस वाला बंदा हूँ, कुलचोड़े में चल सकता हूँ, और सबसे बड़ी बात मैं एक न्यायप्राण बंदा हूँ। न्यायप्राण यानी कि मैं न्याय पे खुद चलता हूँ और लोगों को न्याय भी देता हूँ। सुकरात, अच्छा चल बता, न्याय किसे कहते हैं? व्हाट इज जस्टिस? जस्टिस का मतलब क्या है? अब इसी बात पे सेल्फस ने जवाब देना स्टार्ट किया। क्या कहा? सेल्फस ने कहा न्याय का मतलब होता है सच बोलना, ट्रुथ, सच बोलना। और अगर आपने कभी किसी से उधार लिया है या लोन लिया है, तो अगर कभी कर्जा लिया है तो उसको कर्ज को चुकाना, ये जस्टिस होता है। सुकरात ने कहा चल बुड़बक, ये जस्टिस नहीं होता है। इसकी बात को भी नकार दिया। फिर एक एक करके ये पूछता रहा, एक एक करके जवाब देता रहा, ये नकारता रहा। सुकरात मना करता है, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। बहुत सारे क्वेश्चनों की मतलब कि बौछार लगा दी सुकरात ने। ये सबसे जवाब देता रहा। इतने में इस भाई साहब को गुस्सा आ गया, थ्रेसिमेकस को आ गया गुस्सा। थ्रेसिमेकस खड़ा हो गया, अरे सुकरात अपना को क्या समझता है रे? तेरे को सब कुछ आता है, चल तू ही बता क्या है। नहीं बता क्या है मतलब जस्टिस का मतलब? इसने बोला नहीं तू ही बता दे बच्चा क्या है। तो थ्रेसिमेकस कहता है कि देखो मैंने इतना मान लिया है क्या, कि शक्ति अधिकार का प्रमाण है। समझ मैंने क्या बोला यहाँ पे? थ्रेसिमेकस कहता है, बहुत बड़ी बात है, थ्रेसिमेकस कहता है कि शक्ति जो है ना, पावर, ये अधिकार का प्रमाण है। अगर किसी के पास राइट है तो राइट का मतलब है उसके पास क्या है? पावर है। सुना आप सभी को? तो यहाँ पे वो शक्ति अधिकार का एविडेंस मानता है, समझे? इसलिए वो कहता है शक्ति ही अधिकार है। क्या कहता है वो? माइट इज राइट। इस वजह से थ्रेसिमेकस का कहना है कि जो या नियम बनते हैं या निर्बल या गरीब लोगों को अपने बस में करने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि स्टेट उनको अपने बस में करके रखे, समझे? और बस यही न्याय है। सुकरात कहता है क्या बोले जा रहा है? मतलब क्या है? बोले क्या जा रहा है? ये भी न्याय नहीं, ये भी जस्टिस नहीं है। इसको बात को भी नकार दिया सुकरात ने। अब जब सबकी बात निकाली दिया तो इतने में कह दिया थ्रेसिमेकस ने क्या, कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। माइट इज राइट, शक्तिशाली का हित ही न्याय है। क्यों? क्योंकि शक्तिशाली के लिए कोई भी कानून नियम नहीं होते। जो शक्तिशाली लोग होते हैं, है ना, पैसे वाले बड़े बड़े लोग, उनके लिए कोई कानून नियम लॉज वगैरह नहीं होते। कानून नियम तो गरीब और कमज़ोर लोगों के लिए होते हैं, ताकि कानून से राजा क्या करे, लोगों पे कंट्रोल बना के रखे। बस शक्तिशाली को ही ध्यान में रख के कानून बनाया जाना, इसको न्याय कहते हैं। ये तो साफ डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो थ्रेसिमेकस साहब जी का ऐसा कहना था। ठीक है, चलिए भाई अब हम आगे देखते हैं। तो अब वैसे ही प्लेटो का जो भाई है भाई ग्लूकोन, इसका क्या कहना है कि मनुष्य, इंसान हमेशा अपना सुख ढूंढते रहता है। भाई हाँ, सही बात है यार, हम भी अपना सुख ढूंढते हैं, आप भी अपना सुख ढूंढते हो कि भाई मुझे किस में खुशी मिलती है, हमेशा ढूंढते रहते हैं। और आत्म उन्नति ही न्याय है। अपनी आत्मा का और अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करना, हमें अपने आप को हमेशा सिखाना है और अपने आप का विकास करना है, यही जस्टिस कहलाता है। ये कहना है ग्लूकोन का। आखिर ये जो बात है इसको भी सुकरात ने नकार दिया, लेकिन
फिर भी जो इनको ये कहना था कि हमें आत्म उन्नति ही न्याय है और हम अपनी आत्म उन्नति के लिए, हम अपने आप का विकास के लिए चाहे किसी का भी बुरा कर दे वो चलेगा, लेकिन हमें अपने आप का क्या करना है, विकास करना है, अपने आप को उन्नति करना है, अपने आप का विकास करना है, अपने आप को प्रोग्रेस में लेके जाना है। तो ये ऐसा कहते हैं, इसलिए सुकरात इनके बात को भी नकार देते हैं। जब हम ऐसे काम कर रहे होते हैं, जब हम किसी के साथ बुरा करके भी अपनी उन्नति करने की सोचते हैं, अपना विकास प्रोग्रेस करने का सोचते हैं, तो इससे ये होता है कि दोस्तों आम लोगों में भय हो जाएगा, एक डर पैदा हो जाएगा। तो इस डर पैदा होने की वजह से ही क्या होता है आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि कानून नियम बनाए जाते हैं ताकि कोई किसी को धमकाए ना, डराए ना और ये भय का शासन खत्म हो सके। तो यहीं से आती है क्या, अच्छे है कोड ऑफ कंडक्ट, जैसा कहना है ग्लूकोन का। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं न्याय पर सुकरात का विचार। न्याय पर सुकरात का विचार क्या है? न्याय व्यक्ति का परस्पर संबंध है ना। अब तो बहुत सारे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, थ्रेसिमेकस ने भी जवाब दिया है, तमाम से जवाब दिया, भाई सब कोई नकारता जा रहा है। देखो ना दोस्तों, जब इसने जवाब दिया सबने, सेफलिस ने जवाब दिया, नकार दिया, थ्रेसिमेकस ने जवाब दिया, नकार दिया, ग्लूकोन ने जवाब दिया, नकार दिया, प्लेटो बचा हुआ है, प्लेटो भी आखिर में जवाब देगा। ठीक है, तो सबका बातों को नकारते जा रहा है ये। इसीलिए अब सुकरात का क्या कहना है न्याय पे? सुकरात जो कहेगा सही से समझना, न्याय व्यक्तियों का परस्पर संबंध है। हिंदी मीडियम वाले यहाँ देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ देखिए, समझ में आ जाएगा। तो न्याय क्या है? लोगों का एक दूसरे का अच्छे तरीके का संबंध है, परस्पर एक दूसरे का संबंध है न्याय। तो न्याय क्या करता है? लोगों में संबंध, लोगों में इंटर रिलेशन, लोगों में रिलेशन स्थापित करता है, लोगों में रिलेशन इस्टेब्लिशमेंट करता है। यही जस्टिस है। ठीक है, जिसके वजह से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये जस्टिस है। सामाजिक संगठन पर आश्रित हैं हम लोग, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी संगठन हैं, हम उससे जुड़े हुए हैं, उसी पे हम डिपेंड हैं। अतः इसका अध्ययन समुदाय की संरचना के संदर्भ में अधिक उपयुक्त होगा। हम जब भी जस्टिस को हम डिस्कस करेंगे, जस्टिस के बारे में हम समझेंगे, तो हम इंडिविजुअल इसको ना समझ के हम इसको समुदाय, एक पूरी कम्युनिटी के रिगार्डिंग इसको देखेंगे, तभी हम जस्टिस के सही डेफिनेशन को समझ पाएंगे। ठीक है, तो समुदाय की संरचना के संदर्भ में अधिक उपयुक्त होगा, व्यक्ति के आचरण की विशेषता के रूप में नहीं। हम व्यक्ति को डिफाइन करने से जस्टिस को प्राप्त नहीं कर सकते, हमें कम्युनिटी को डिफाइन करना होगा, तभी हम जस्टिस को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ एक, अब जब हम किसी भी यहाँ पे सुकरात ये कहता है कि जब हमें अपनी आइज टेस्टिंग करवानी हो कि हमारे आँख की कमजोरी तो नहीं हो गई, हमें वीक तो नहीं हो गई, हमारे आँखें दिखना बंद हो गया हो, है तो कभी गए वो आप आइज टेस्टिंग के अंदर, तो सबसे पहले क्या होता है, आपको बड़े बड़े अक्षर दिखाए जाते हैं। आप बोलोगे यू, हाँ अरे दिख रहा है, यानी मेरा आँख सही है, CAN दिख रहा है, दिख रहा है। जैसे छोटे छोटे, फिर पहले बड़े बड़े दिखा दिया जाएगा, देन छोटे छोटे वर्ड्स को दिखाए जाएंगे। जो प्रॉब्लम आती है वो यहीं पे आती है ना, है वैसे ही सुकरात यहाँ पे ये कहता है कि हमें पहले न्यायपूर्ण यानी कि न्याय पे बेस्ड, जस्टिस पे बेस्ड पहले हमें स्टेट्स को बनाना होगा। जब स्टेट जस्टिस बेस्ड बन जाएगा तो धीरे धीरे करके अंदर हमें एक आइडियलिस्ट, एक राजा होना चाहिए, फिलोसफर राजा होना चाहिए, एंड लोगों को एजुकेटेड करना होगा, लोगों में तमाम तरह की एजुकेशन फैलानी होगी, स्प्रेड करना होगा। ये तमाम चीज़ें बाद में है, सबसे पहले हम बड़े से स्टार्ट करेंगे, देन छोटे छोटे काम करेंगे। ये कहता है सुकरात। इसी तो इसने ये एग्जांपल दिया यहाँ पे। एक और एग्जांपल, जो इस समय हमें स्टेट दिख रहा है वो अपूर्ण है, वो इम्परफेक्ट है, वो परफेक्ट नहीं है। एग्जांपल लेता है ये ट्राइंगल, त्रिभुज का एग्जांपल लेता है, क्योंकि मैथमेटिक्स था भाई, ये मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट था सुकरात को। क्या कहता है ये कि जब हम किसी भी त्रिभुज को देखते हैं तो इसकी ये जो भुजाएं हैं या जो इसकी ये जो ट्राइंगल जो आ रही है, हम इसको सही तरीके से इसका मापदंड बता नहीं सकते, है ना दोस्तों। या ना मैं यूँ नापा बताऊँ, या मैंने इसको यूँ करके यूँ डाल दिया, तो कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई कहीं ना कहीं दोस्तों विशुद्धियाँ पाई जाएगी उसके अंदर, कहीं ना कहीं कोई भी कमियाँ रह जाएगी, कोई मोटा या पतला रह जाएगा। वैसे तरीके से इसमें कमियाँ हैं, फिर भी मैं इसको त्रिभुज कहूँगा और आप इसको तरबूज मानोगे भी। मैं बोलूँगा ये ट्राइंगल है, आप बोलोगे हाँ सर ये ट्राइंगल है, मान लिया। जबकि इसका देखो ये मोटा और ये पतला है ये त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि इसके सारे भुजाएं बराबर होनी चाहिए, जितना मोटा ये उतना मोटा ये होना चाहिए, सब बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। फिर भी जब मैंने ये किया तो आप बोला हाँ भाई ये ट्राइंगल दिख रहा है। तो दोस्तों ये इम्परफेक्ट होते हुए ये परफेक्ट दिख रहा है। वैसे ही जो हमारा आज का स्टेट है वो इम्परफेक्ट है, बट वो दिखने में परफेक्ट लग रहा है, उसको भी हमें
पूर्ण बनाना है। ये कौन कहता है? ये सुकरात कहता है। जो एथेंस था वो भी अपूर्ण था, लेकिन वो पूर्ण दिखाया गया था, इसलिए आगे चल के बर्बाद हो गया। आज हमें अपने स्टेट को परफेक्ट बनाना होगा, वरना जो दिख रहा है वो खोखला है, पर्दे के पीछे कुछ और है। समझो इसको, समझा है दोस्तों? तो यहाँ पे सुकरात ये कहता है। क्लियर है? चलिए अब समझते हैं यहाँ पे आइडियल स्टेट। इसलिए अगर हमें स्टेट को समझना होगा, यानी कि अगर हमें आइडियल स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट करनी है तो हमें फिलोसफी को समझना होगा, हमें दर्शन शास्त्र को समझना होगा, हमें ह्यूमन नेचर को समझना होगा, तभी हम आइडियल स्टेट की स्थापना कर सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। अब आ जाती है प्लेटो की एंट्री होती है, सुकरात की बात खत्म। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे राज्य व्यक्ति का ही वृद्ध रूप है, यानी जो स्टेट है वो इंडिविजुअल पर्सन से बना हुआ है। इसको मिला के, 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 यानी कि लोगों को मिलाकर ही तो स्टेट बना हुआ है। स्टेट क्या हुआ है दोस्तों? लोगों को मिलाकर बना हुआ है, सभी लोग, यानी कि ग्रुप ऑफ द पीपल। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम? द स्टेट है दोस्तों, यहाँ पे ई लगा देते हैं। ठीक है, द स्टेट इज इंडिविजुअल विद लार्ज। समझ आप सभी को? यानी कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। राज्य जो है वो व्यक्ति का बड़ा रूप है, समझे? व्यक्तियों को मिलाकर राज्य बना हुआ है, इसलिए इसको कहा गया है द स्टेट इज इंडिविजुअल विद लार्ज। समझ आप सभी को? इसीलिए अगर हमें नेचर ऑफ स्टेट, अगर हमें राज्य की प्रकृति, स्टेट को समझना है, तो हमें नेचर ऑफ ह्यूमन, तो हमें लोगों के नेचर को भी समझना होगा। क्यों? क्योंकि राज्य लोगों का ही एक रूप है ना, लोगों को मिला के तो राज्य बना हुआ है। तो राज्य को समझना है तो पहले लोगों को समझना होगा। समझ आया सभी को? है समझ आया सभी को? चलिए भाई, अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आप सभी को। जब एग्जाम मान लो कि मम्मी जी खाना बना रही है, मम्मी जी आपको जब खाना बनाती है तो उसमें मिर्च पाउडर डालती है ना। अब मिर्च पाउडर कभी शर्मा जी की दुकान से लेकर आए हैं, कभी वर्मा जी की दुकान से लेकर आए हैं, कभी राकेश की दुकान से लेकर आए हैं, कभी श्याम की, कभी घनश्याम की, या कभी मिर्च मसाले की दुकान से पिसवा के लेकर आए हैं। तो सभी मिर्च पाउडर की जो तीखापन है वो किसी का कम या किसी का ज़्यादा होगा। ऐसा तो है नहीं दोस्त, घनश्याम का ज़्यादा है मिर्च पाउडर, तो मतलब मिर्ची उसमें ज़्यादा होती है तो उतना ही पाउडर मम्मी डाले हैं जितना जो श्याम के यहाँ से मिर्च पाउडर लाएंगे तो वो मिर्च पाउडर थोड़ा कम है, यानी कि उसकी मिर्च तीखी कम है। तो अगर ज़्यादा तीखा अगर इतना डाल रहे हैं तो जो कम तीखा है उसको थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे, यही ना होगा भाई? समझ में आया आप सभी को? अगर हम खाने में दोनों बराबर ही डाल दे, हैं, मिर्च वाला भी इतना ही डाल दे और बिना मिर्च वाला भी इतना ही डाल दे, तो खाना मिर्च होगा? सोच रहा है एक बार। मैं जो कह रहा हूँ यहाँ पे मतलब ये कहने का है कि खाने को बनाने से पहले अगर उसको तीखा करना है या नहीं करना है, हमें पहले मिर्च पाउडर को चखना होगा। मिर्च पाउडर समझ में आ गया हमें, तो हम खाने का टेस्ट अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, तीखा और कम तीखा, यही होगा। ऐसे ही अगर हमें स्टेट को समझना है तो लोगों को समझना होगा, देन हमें स्टेट अपने आप समझ में आ जाएगा। अब लोग कैसे हैं, लोग किस गुण से बने हुए हैं, उसी गुण से हम स्टेट को बताएंगे। समझ में आया आप सभी को? चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्लेटो के अनुसार। प्लेटो क्या कहता है कि मनुष्य के व्यवहार को, अब देखो यहाँ पे हमें ह्यूमंस को समझना है, अब हमें मानव को समझना है, इंसानों को समझना है, तब हम स्टेट को समझ पाएंगे। तो इंसानों को समझने के लिए हमें उसको व्यवहार को समझना होगा, वो करता क्या है, वो कैसे क्या करता है, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ है, क्या है वो बंदा, एक इंडिविजुअल पर्सन चीज़ क्या है। जब हमें इसको समझना होगा तभी हम चीज़ को समझ सकते हैं। तो यहीं पे प्लेटो कहता है कि मनुष्य के व्यवहार को 3 भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि जो इंसान है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहली बात ये, और इस इंसान में कौन कौन सी क्वालिटीज़ है, इस इंसान में कौन सी क्वालिटी है और इस इंसान में कौन सी क्वालिटी है, इसके भी 3 सोर्स हैं। 3 सोर्स के द्वारा इंसानों में क्वालिटी ट्रांसफ़र होती है, इंसान में क्वालिटी जाती है। अब वो 3 सोर्स कौन कौन से हैं, चलिए ये जानते हैं। सबसे पहले है इच्छा मतलब डिज़ायर, या आप तरसना कह लो, उसको मैं एपिटाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिटाइट। ठीक है। नेक्स्ट है भावना या मनोवेग, जिसको इमोशन कहा जाता है। थर्ड है ज्ञान, जिसको नॉलेज या बुद्धि कह सकते हो, इंटेलेक्ट। ठीक है। अब मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ ये चीज़ है क्या। यहाँ पे दोस्त, इंसान के अंदर जो व्यवहार है वह व्यवहार इंसान 3 चीज़ों के अकॉर्डिंग करता है, या इंसान का व्यवहार किस चीज़ से प्रभावित होता है, किस चीज़ से डिटरमाइंड होता है, वो 3 सोर्स हैं। कौन कौन से सोर्स हैं?
वो दोस्तों 3 सोर्सेस हैं। 3 सोर्स में सबसे पहला है इच्छा, डिजायर, दूसरा है भावना, इमोशन, तीसरा है ज्ञान यानी कि नॉलेज। ये समझ सकते हो आप। अब यहाँ पे आप ये सोचोगे कि इसका मतलब भाई यहाँ पे हुआ क्या है। देखो पहले आपको मैं एक चीज़ समझा देता हूँ जो यहाँ पे प्लेटो कहता है। ये काफ़ी भयंकर थ्योरी है प्लेटो का। प्लेटो क्या कहता है, जो इच्छा है ना, इच्छा जो है, जो डिज़ायर है, ये इंसान के कमर में होती है। कहाँ होती है? कमर में। कमर को क्या कहते हैं? वेस्ट। कमर में होती है। कहाँ होती है? कमर में। इच्छा यानी कि जो डिज़ायर है वो इंसान के कमर में। जब भी कोई हमें कुछ काम करना होता है खड़े हो जाते हैं, तो हमारी ताकत हमारी इच्छा से कमर से जगती है। हम खड़े होते हैं तो यूँ कर दिखाते, तो यहाँ पे आती है हमारी। ठीक है। नेक्स्ट भावना। भावना यानी मनोवेग, इमोशन। इंसान बहुत जल्दी इमोशन सा हो जाता है। अभी मैं पीछे मैं रोने लग जाऊँ और पीछे कोई सैड सॉन्ग या बहुत मतलब कि इमोशनल सॉन्ग चला दूँ बैकग्राउंड के अंदर, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे। मोटिवेशन स्पीकर क्या करते हैं? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करो, वैसा नहीं, वैसा करो। और पीछे मोटिवेशन स्पीकर क्या करते हैं? कोई इमोशनल सा सॉन्ग चला देते हैं। आप बोलते नहीं, ये बंदा सही कह रहा है। ऐसा होता है ना, क्योंकि सीधी आपकी बात दिल पे लगती है। कहाँ लगती है? दिल पे लगती है। इसलिए जो भावना है वो इंसान के दिल में होता है। कहाँ होता है? दिल में होता है। देखो मैंने जो बात यहाँ पे लड़कों की है वही बात लड़कियों की है। कहीं लड़कियाँ बोले कि लड़कियों की पिक्चर क्यों नहीं लगाए भाई, इसलिए मैंने दोनों पिक्चर लगा दिए हैं यहाँ पे। ठीक है। तो जो इच्छा है जैसे लड़कों की कमर है वैसे लड़कियों की कमर में होती है, एंड भावना लड़कियों के दिल में होती है। ये दिल है लड़कियों का, है ना। चलिए भाई, अब बात आती है ज्ञान यानी कि नॉलेज की। नॉलेज कहाँ होता है? घुटने में तो होगा नहीं है, घुटने में तो नहीं होगा। चलिए भाई, नॉलेज जो है वो इंसान के मस्तिष्क में होगा। मस्तिष्क यानी कि ब्रेन में होगा। कहाँ होगा? ब्रेन में होगा। समझ में आया आप सभी को? प्लेटो कहता है कि जो डिजायर है ना, ये जो इच्छा है, ये इंसान के कमर में होता है। इच्छा इंसान के कमर में होती है। ठीक है। एंड जो भावना है वो इंसान के दिल में होती है, और जो ज्ञान यानी कि जो नॉलेज है वो इंसान के मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, बुद्धि में होती है। अब आपको ये समझ में आ गया कि कहाँ पे क्या चीज़ होती है, यानी कि इसी को हम सद्गुण भी कहते हैं। अभी आगे समझाऊंगा आपको मैं। अब आपको आई होप ये समझ में आ चुका होगा कि कहाँ पे क्या होता है। चलिए अब हम एक एक करके ये चीज़ समझते हैं कि जिस इंसान के अंदर, देखो यहाँ पे 3 आपको मैंने बताया गुण, 3 क्वालिटीज़ हैं। ये तीनों क्वालिटीज़ सभी लोगों में पाया जाता है। पता है आप सभी को? सभी इंसान में डिजायर भी है, इमोशन भी है और नॉलेज भी है। सभी इंसान में है। लेकिन किसी इंसान में ये ज़्यादा होता है तो ये दोनों कम होता है। किसी में ये ज़्यादा है तो ये दोनों कम है। किसी में ये ज़्यादा है तो ये दोनों कम है। यानी कि किसी में किसी क्वालिटीज़ की प्रधानता ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है ना। अब ऐसा तो कोई है नहीं, कोई चाहता ना हो मैं पुलिस भी बनना चाहता हूँ, है ना, मैं IAS भी बनना चाहता हूँ, मैं कोई देख रहा होगा यार मैं कैसे बना रहा है वो कारपेंटर, वो घर कैसे बना रहा है यार, तो मैं भी एक बार वो भी बनना चाहता हूँ। एक तमाम तरह इच्छाएं हमारे मन में आने लग जाती है। ऐसा होता है हम सोल्जर्स बनना चाहते हैं, कई बार ऐसा मन भटकने लग जाता है। वैसे ही सेम चीज़ है। तो इंसान में तीनों ही गुण होते हैं, लेकिन इन तीनों में से किसी एक गुण की प्रधानता ज़्यादा होती है। अब वो गुण इंसान में कौन से हैं, अगर आपने टाइम रहते हुए पहचान लिया तो लाइफ सेट है। कैसे? देखिए बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं जिस इंसान के अंदर डिज़ायर है, यानी कि जो कमर में पाया जाता है, वेस्ट में, है ना, वेस्ट जो यहाँ पाया जाता है कमर में, अगर जिसमें ये ज़्यादा है तो वो क्या बनेगा? प्लेटो कह रहा है ये सारी बात। ठीक है। इच्छा यानी कि डिज़ायर, इसको तृष्णा भी कहते हैं, एपिटाइट भी इसको कहा जाता है। जिसमें डिज़ायर पाया जाता है ना, ये क्वालिटी या ये गुण जिसके अंदर है वो उद्योग या व्यापारी बनता है। वो क्या बनता है दोस्तों? वो बनता है ट्रेडर्स। क्या बनता है? ट्रेडर्स। अगर आपके अंदर इच्छाएं पाई जाती है, आपके कमर में इच्छा है, कमर में इच्छा है, तो आप क्या बनोगे? बिजनेसमैन बनोगे, है ना। क्या बनोगे? फुल सूट बेल्ट टाई वाई बिजनेसमैन बनोगे। अगर हम बात करें इंडिया में ही या वर्ल्ड में, बिल गेट्स में इच्छा पाई गई थी ये सब डिजायर जो है दोस्तों, क्या हुआ था? इन सब के अंदर डिजायर ही तो था। इन सब के अंदर ये अंबानी, अंडानी, टाटा, बिरला, इन सब में क्या था? डिजायर था। तभी तो ये सब बड़े बड़े उद्योगपति बने, बिजनेसमैन बने। समझ आप सभी को? जिसमें डिजायर है, उन्हें कुछ करना है, जोश है, क्या होगा? डिजायर है तो क्या बनेगा? वो बिजनेसमैन बनेगा। अब ऐसे हम सेकंड गुण की बात करें जिसके अंदर भावना है। भावना कहाँ होती है? दिल में होती है ना। इमोशन है तो इमोशन
मेरे देश को आतंकवादी ने उड़ा दिया, अब मैं अपने देश के लिए बहुत कुछ करके दिखाऊंगा, बस अब जो हो जाए। तो वो इंसान योद्धा बनेगा, वो इंसान सोल्जर बनेगा। क्या बनेगा? सल्यूट है हमारे देश के वीर जवानों को, इनके दिलों में भावना है, इमोशन है। जैसे सल्यूट है वीर अभिनंदन को, पाकिस्तान के चिटपिट करके आ गए थे, ऐसे के तैसी कर दिया था भाई, है MiG-20 देख लो भाई, है इसी के साथ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनके अंदर डिज़ायर नहीं है, क्या थी इनके अंदर? इमोशन, भावना, तभी जाके ये सोल्जर्स बने। हम कहते नहीं अभी हमारे घर में या कभी कोई, देखो इंडियन की सच्चाई यही, काफ़ी घरों के अंदर आज भी कोई आर्मी बनना या कोई भी सैनिक या आर्मी में या सोल्जर बनना चाहता हो तो उसको घर वाले बोलते हैं क्यों नहीं बनना सोल्जर, पागल हो गया क्या, जान की गारंटी नहीं होती वहाँ पे, कब क्या पता मौत हो जाए, कब क्या पता कोई उड़ा दे, कब क्या पता तू मर जाए, नहीं बनना, ऐसा होता है ना अक्सर। लेकिन जिस इंसान के अंदर भावना की प्रधानता होती है, जिस इंसान के अंदर इमोशन की क्वालिटी पाई जाती है दिलों के अंदर, उस इंसान को आर्मी बनने से कोई रोक नहीं सकता, वो आर्मी बन के ही दिखाएगा। चाहे कुछ भी कर लो, वो सोल्जर ही बनेगा, कुछ भी कर लो, उसमें वो क्वालिटी भगवान ने, ईश्वर ने या नेचर ने दी है, उसको हम नहीं रोक सकते मेरे साहब। समझना है आप सभी को, लेकिन ये सच्चाई है, ये जो मैं बता रहा हूँ अभी। ऐसे बहुत पेरेंट्स बोलते नहीं तू आर्मी मत जाइए, नहीं तो सोल्जर मत जाइए, मेरा एक जीवन का टुकड़ा है, तभी तो मैं जी पाऊंगी, तू जाएगा वहाँ पे, एक दिल धड़क होगा, तू कब मौत की खबर आ जाए, ऐसा होता है ना। लेकिन आज ये मेंटलिटी हमें चेंज करनी पड़ेगी। ऐसे ही वीर जवानों को वैसे आज हमारा देश सुरक्षित है, ये सोते नहीं हैं लेकिन हमें सुलाते हैं, इनकी अपनी कोई गारंटी नहीं है, ये जानते ही हुए भी ये हमारे देश की रक्षा करते हैं, ये भारत माता की रक्षा करते हैं। तो सल्यूट है एक ऐसे जवान का। आज दोस्तों ऐसे लोग मिलूँगा, बहुत मिलेंगे, दिवाली पे, होली पे, या वैलेंटाइन डे पे, या 1 जनवरी है, न्यू ईयर पे, या कभी कुछ भी बर्थडे हो जाए, मेरे जानू का बर्थडे है, मेरे बाबू को सोना का बर्थडे है, तमाम स्टेटस लगाते हैं, चमकाते हैं। कभी हमारे वीर जवानों के लिए भी स्टेटस लगा लिया करो, है कुछ नहीं होगा, बस एक दिल के अंदर एक राष्ट्रवाद की फीलिंग आएगी, नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी। चलिए दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपके अंदर भावना, इमोशन है तो आप सोल्जर बनोगे। तीसरी कैटेगरी पे आता हूँ, ज्ञान। अगर आपके अंदर नॉलेज है, यानी कि इंटेलेक्ट, यानी कि बुद्धि है, तो आप फिलोसफर बनोगे, दार्शनिक बनोगे। क्या बनोगे? दार्शनिक, क्योंकि आप बुद्धि वाले हो, और बुद्धि वाला क्या करता है? हमेशा गाइड करता है, हाँ गाइडेंस देता है, ये नहीं बच्चा ये कर, ये नहीं बबुआ ये कर, ये कर तो अच्छा राह पे जाएगा, ये कर, ऐसा ही होता है ना। तो फिलोसफर बनेगा। अब यहीं पे बात आती है, क्या है दोस्तों, यहीं पे अब मूल सद्गुण की बात आती है। यानी कि मूल सद्गुण क्या है? ताकि जो स्टेट को आदर्श राज्य बनाएगा, क्या बनाएगा? आदर्श राज्य बनाएगा। यानी कि किसके अंदर कौन सी गुण प्रधानता है, किसके अंदर कौन सी गुण है और कौन सी गुण नहीं है, ये दोस्तों हम पहले समझते हैं ताकि आपको समझ में आए ठीक तरीके से। मूल सद्गुण का मतलब क्या है? देखिए, पहले 3 तरह की कैटेगरीज थी, ठीक है। मूल सद्गुण का मतलब होता है कि जिसके अंदर डिज़ायर है, जिसके अंदर इमोशन है ना, और जिसके अंदर नॉलेज है। इन तीनों के अंदर ऐसी कौन सी सद्गुण है जो होनी चाहिए, वर्च्यू जिसको कहते हैं, वो होनी चाहिए, वरना वो बर्बाद हो जाएगा। चलिए पहले मैं आपको समझाता हूँ, जिसको हम कार्डिनियल वर्च्यूज के नाम से भी जानते हैं। कौन सी है? देखो, सबसे पहले मैं आता हूँ सबसे नीचे वाले पे, एपिटाइट, जिसको दोस्तों हम डिज़ायर के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? डिज़ायर भी कहते हैं। 1844 लिखना, 1844। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं नीचे वाला, सबसे पहले हम समझते हैं ये वाला दोस्तों पॉइंट, ये यहाँ पे आ गया। एपिटाइट मतलब डिज़ायर, यानी कि इच्छा। जिस इंसान के अंदर इच्छा होती है कमर में, वो क्या बनता है? वो ट्रेडर्स, यानी कि वो व्यापारी बनता है, वो बिजनेसमैन बन जाता है ना। उसके अंदर कौन सा वर्च्यू, यानी कौन सा गुण होना चाहिए, या उसके अपने अंदर कौन सा गुण विकसित करना चाहिए? अगर नहीं है तो उसको अपने अंदर ये गुण या ये क्वालिटी डेवलप करना चाहिए। संयम, टेम्परेंस, संयम होना चाहिए उसके अंदर, पेशेंस नाम की चीज़ होना चाहिए। आज गल्ला खाली है, अरे दुकान बंद कर दूंगा, मज़ा नहीं आ रहा, मैं सक्सेस नहीं पा रहा, ऐसा सक्सेस नहीं मिलता। संयम होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। यूपीएससी की तैयारी कर रही हो, है तैयारी कर रहे हो, 2 दिन पढ़ जाती, 3 दिन अरे यार मेरे से नहीं हो पाएगा। हर 2 दिन के बाद यही लगेगा कि मैं यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाऊंगा,
फिर भी आपको तैयारी करना है। क्यों? क्योंकि संयम होना चाहिए। मैं यूपीएससी जोड़ के देख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं खुद एक यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ। मैं दूसरी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं ताकि सोचता हूँ मैं अपने आप को प्रेजेंट कर पाऊँ आपके पास बेहतर तरीके से। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए, तो व्यापारी के पास क्या होना चाहिए? टेम्परेंस यानी कि संयम होना चाहिए, क्योंकि जुआ होता है व्यापारी। कब फायदा हो कब नुकसान हो पता नहीं, कभी कोई नुकसान भी हो सकता है, तो पेशेंस रखो है। क्यों? क्योंकि हर बुरे दिन की खासियत ये होती है कि वो बुरा दिन भी गुजर जाता है। चलिए, अब बात आती है सैनिक की। किसकी? यानी कि जिसके अंदर इमोशन है। इमोशन मतलब है भावना वाली बात है ना, मनोवेग, भावना। और ये भावना कहाँ होती है? घर में होती है भावना, है घर में होती है किसी फ़ोन पे बात कर रही होती है, अरे भावना दिल में होती है। भावना सभी दिलों में राज कर रही होती है। अरे आपका ना भावना है क्या? चलिए देखिए, भावना जिसके दिलों में होती है वो सोल्जर बनता है। क्या बनता है? वो सोल्जर बनता है। दिलों में बस देश के लिए कुछ करना है, उनके दिलों में भारत माता के लिए जुनून होता है। ठीक है, सोल्जर बनना है। तो जो सोल्जर बन रहे हैं उनके पास क्या होना चाहिए? है साहस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? करेज, साहस होना चाहिए। छोड़े छाती में चलेंगे। देखिए हम देखिए हमारे अभिनंदन क्या लग रहे हैं, क्या खूब लग रहे हैं। देखिए अभिनंदन, ये देखिए ये जगह भूल साहस के साथ है दुश्मन को चिटपट करके रख देंगे। इंडियन आर्मी की एक खासियत है ये बोलते कम लपेटते ज़्यादा है, इसलिए दुश्मन को सतर्क रहना पड़ेगा हमारी इंडियन आर्मी से। सल्यूट है भाई। देखिए अब बताइए, अब प्लेटो ने कहा है कि जो सोल्जर होगा उसमें साहस होना चाहिए। कहाँ से नहीं लगता कि इनमें साहस की कमी है? साहस है ना। तो जिसमें साहस नहीं है उनको साहस या करेज की क्वालिटी को अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, तब वो सोल्जर्स बन सकते हैं और एक अच्छे खासे सोल्जर बन पाएंगे। ठीक है, ये एक आइडियल सोच है प्लेटो की, जो प्लेटो यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है दोस्तों नॉलेज वाली बात, ज्ञान। क्यों? क्योंकि वो बनता है एक दार्शनिक, एक फिलोसफर्स बनते हैं वो सभी लोग। उनके अंदर विवेक क्या होनी चाहिए? विजडम होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, विवेक नाम की चीज़ होनी चाहिए। बोलते नहीं है इस बंदे में विवेक नाम की चीज़ ही नहीं है, तो वो कहाँ से राजा बनेगा, फिलोसफर बनेगा? इसलिए बुद्धि होनी चाहिए। तो इन 3 कैटेगरी के लोग है, जिसमें ये 3 कैटेगरी को डिवाइड किया गया है, वो ये बनते हैं। और उन तीनों के अंदर ये वर्च्यू पाई जानी चाहिए। ठीक है, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, अगर नहीं तो उनको ये डेवलप करना चाहिए। ये बात कह रहा है प्लेटो। जब ये सभी हो जाएगा तो इन सभी में जो सबसे ऊपर जो वर्च्यू है, सबसे ऊपर का जो सद्गुण है वो है जस्टिस, न्याय। फिर दोस्तों जस्टिस की इस्टेब्लिशमेंट कर दी जाएगी, और जब जस्टिस की इस्टेब्लिशमेंट कर दिया जाएगा तो क्या होगा? और न्याय पे आधारित राज्य बन जाएगा। दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक था, अब जाके हम एंड में पहुंच पाए। अब हमारा आइडियल स्टेट एक स्टेट बन पाएगा। ये सारे दोस्तों प्लेटो बात कह रहे हैं यहाँ पे। देखिए, व्यक्ति के संदर्भ में न्याय से, यानी कि अब हम जस्टिस को डिफाइन करते हैं। न्याय का मतलब ये होगा व्यक्ति के संबंध में, इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं। जब प्रसन्ना और साहस, प्रसन्ना मतलब इच्छा, इच्छा मतलब डिजायर, वो जो डिजायर वाला बंदा वो क्या बनेगा? डिजायर वाला बंदा बनेगा ट्रेडर्स, व्यापारी बनेगा। साहस, साहस मतलब भावना, भावना मतलब मनोवेग, मनोवेग मतलब इमोशन, इमोशन वाला बंदा दिल में होता है, दिल वाला बंदा क्या बनता है? सोल्जर बनेगा, है ना। तो ट्रेडर्स को और सोल्जर्स को आपस में यूनिटी मिले, आपस में एक साथ रहे, यानी कि जो ट्रेडर्स है, ट्रेडर्स को सोल्जर से प्रोटेक्शन मिले, और ट्रेडर्स और सोल्जर्स इन दोनों को क्या मिले? एक विवेक वाले बंदे से, यानी कि दार्शनिक से मार्गदर्शन मिले, डायरेक्शन मिले, गाइडेंस मिले। इसी को हम जस्टिस पे बेस्ड लोगों का एक कम्युनिटी कहेंगे। ये इंडिविजुअल पर्सन पे बात थी। अगर हमें स्टेट की बात करें तो राज्य के संदर्भ में न्याय का अर्थ होगा उत्पादक वर्ग, वही ट्रेडर्स वाली बात है। ट्रेडर वर्ग को सैनिक वर्ग से क्या मिले? है सोल्जर से क्या मिले? प्रोटेक्शन मिले, है ना। जब ट्रेडर्स को सोल्जर्स प्रोटेक्शन दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं और एनर्जी दे रहे हैं काम करने की, और अगर फिलोसफर क्या कर रहा है दोस्तों? फिलोसफर गाइडेंस दे रहा है कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, तो उस राज्य को न्याय पे आधारित राज्य कहा जाएगा। किसने कहा है ये कहा है दोस्तों प्लेटो ने। किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है। किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है। अगर दोस्तों यही बात मैं आपको एक वर्ड में बता देता, टॉपिक खत्म कर देता, समझ में आता। अभी मैंने आपको डीपली एक चीज़ करके समझा दिया, पूरा ऊर्जा पूर्जा खोल दिया, तो आपको समझागा अच्छा न्याय पे आधारित राज्य उसे कहते हैं जब ट्रेडर्स को सोल्जर प्रोटेक्शन दे
और ट्रेडर्स और सोल्जर्स कैटेगरी के लोगों को एक फिलोसफर जो राजा है देश का वो गाइडेंस दे, गाइड करे कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। अब जरा आप सोचो ना, तो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो सिंपल क्या है, राज्य में दार्शनिक वर्ग के शासन का समर्थन करता है प्लेटो, यानी कि राज्य जो है वो दार्शनिक राजा के हाथ में होना चाहिए। एक जो स्टेट है वो एक फिलोसफर किंग के हाथ में होना चाहिए, तभी एक स्टेट आइडियल स्टेट में चेंज हो सकता है, एक स्टेट आइडियल स्टेट बन सकता है जो कि जस्टिस पे बेस्ड होगा। किस पे? जस्टिस पे बेस्ड होगा। तो एक राज्य के लिए जस्टिस कब होगा? एक राज्य के लिए जस्टिस जब होगा जब ट्रेडर्स को सोल्जर प्रोटेक्शन दे और जो फिलोसफर है वो इन दोनों ट्रेडर्स और सोल्जर्स को गाइडेंस दे, तब जाके एक राज्य जस्टिस पे बेस्ड होगा। अभी दोस्त यहाँ पे एक सिद्धांत है जिसको हम आर्किटेक्टोनिक क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकल्प मूलक सिद्धांत कहते हैं। आर्किटेक्ट सुना आपने, आर्किटेक्टोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस है। आर्किटेक्ट होते हैं ना, आर्किटेक्ट क्या करते हैं, वास्तुकार जो घर बना देते हैं। तो जो जस्टिस थ्योरी है आप प्लेटो का, उसको प्रकल्प मूलक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी बार दोस्तों इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, एमसीक्यू के अंदर। तो प्रकल्प मूलक सिद्धांत या इसको दोस्तों आर्किटेक्टोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब क्या होता है अभी आपको समझाता हूँ। एक वास्तुकार, एक आर्किटेक्ट क्या करता है, एक आर्किटेक्ट एक घर का मैप बनाता है, मैप बनाता है ना जी। अब वो मैप बनाएगा कि एक घर का नक्शा ये है, एक घर की हमें क्या करना है, एक घर की हमें टाइल्स ऐसे लगानी है, एक घर की हमें बाथरूम ऐसा बनाना है, घर की हमें फ्लोर टाइल ऐसा लगाना है, पिल्लर पे बनाना है या लिंटर पे बनाना है ना, छत का डिज़ाइन ये होगा, विंडो की डिज़ाइन ये होगी। इस तरीके से सब पूरा डिज़ाइन डिसाइड करता है और उस घर को एक अच्छा सा रूप देता है, जो घर देखने में बहुत सुंदर सा लगता है। ऐसा ही होता है ना, क्यों? क्योंकि आर्किटेक्ट के द्वारा सबको डिज़ाइन एक सोच लिया गया है और जो सोचा गया है उसको ही एक क्या किया, एक असली का रूप दे दिया गया, घर बना दिया गया। ऐसा ही होता है सेम। इसी बात को प्लेटो कहता है कि जस्टिस का काम है क्या, तीनों जो सद्गुण हैं इसको आपस में उन लोगों तक बांटना या उन लोगों तक पहुंचाना, या जिसके पास जो क्षमता है उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग उसको विकास करने में हेल्प करना ही क्या है, एक राज्य का न्याय पे आधारित राज्य है। एक एग्जांपल देता हूँ, आर्किटेक्ट जैसे घर बनाने के नक्शा बना रहा है और उसी नक्शे के अकॉर्डिंग पूरा घर को बना रहा है, वैसे ही एक राज्य को क्या करना है, उन सभी लोगों की पहचान करना है जिसमें कौन सी क्वालिटी पाई जाती है, जिसके अंदर साहस है या जिसके अंदर संयम है या जिसके अंदर क्या है बताओ ना यार, क्या है, साहस हो गया, संयम हो गया, ज्ञान हो गया, तीनों तो है। जब जिसके अंदर ये तीन है तो ऐसी कैटेगरी की पहचान करो। जब तीनों सद्गुण, तीनों वर्चुअस को सही ढंग से समन्वित कर देंगे, सही ढंग से, यानी कि जिस व्यक्ति के पास जो क्षमता है उस क्षमता के अकॉर्डिंग उसका विकास हो गया, तो समझ लो दोस्तों एक स्टेट में न्याय की स्थापना हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, अब जिसके पास साहस है तो साहस वाला बंदा आपको पता सोल्जर बनेगा। तो एक ऐसा इंसान या एक ऐसा बंदा है जिसको जस्टिस मिले है, तो जस्टिस का मतलब क्या है, जो अपने सद्गुण के अकॉर्डिंग, सद्गुण के अनुसार अपना विकास कर सके। जो साहस वाला है वो सोल्जर बन सके है, जो संयम वाला है वो ट्रेडर्स बिजनेसमैन बन सके, और जो ज्ञानी है वो देश का राजा या एक नेता बन सके। समझ में आया सभी को बात? तो यही जस्टिस है। तो जस्टिस का मतलब क्या हुआ, तीनों सद्गुणों, तीनों वर्चुअस को आपस में इस तरीके से समन्वित करना, एक्मोडेट करना, ताकि सभी लोगों का उचित तरीके से विकास हो सके। अब ये तीन सद्गुण, विवेक, बुद्धि है ना, ज्ञान, साहस, करेज, साहस सोल्जर, एंड संयम यानी कि टेम्परेंस, व्यापारी ट्रेडर्स बनना है। तो अगर इन तीनों को हम सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है सही टाइम पे सही लोगों का इस तरीके से विकास करना, ताकि वो अपनी क्वालिटीज़ को पहचान कर इस दिशा में आगे बढ़े। काम कैसे हो पाएगा, ये काम करवाएगा जस्टिस, और इसी को हम जस्टिस कहेंगे। जब सभी सद्गुण के अनुसार लोगों का विकास होगा, इसको न्याय का हम राज्य कहेंगे या न्याय पे आधारित राज्य कहेंगे, या इसी को हम प्लेटो का आइडियल स्टेट कहेंगे जो कि न्याय पे आधारित होगा। जब भी हम न्याय पे आधारित राज्य की बात करेंगे तो समझना हम सद्गुण पे आधारित लोगों के विकास की बात कर रहे हैं। लोगों का विकास सद्गुण के हिसाब से हुआ है, ठीक है। अब हम एक चीज़ समझते हैं यहाँ पे दोस्तों, G.H. सेवाइन
एक थिंकर है, पॉलिटिकल थिंकर। इनका क्या कहना है, इनकी एक बहुत फेमस बुक है, इस बुक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास। इस बुक के अंदर इन्होंने क्या कहा है, इस बुक के अंदर इन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना हक दिलाना, गिविंग टू एवरी मैन हिज ड्यू, यानी कि गिविंग टू एवरी मैन हिज ड्यू ही न्याय है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना हक दिलाना ही न्याय कहलाता है। अब देख लो ना यार, अभी क्या होता है, आज दोस्तों हमारे पास योग्यता तो है लेकिन साधन नहीं आगे बढ़ने का। सुपर 30 का बहुत फेमस डायलॉग नहीं है, बहुत अच्छा लगा, दिल छू लिया था भाई। प्रतिभा तो दिए हैं लेकिन साधन नहीं दिए हैं, ऐसा है। आज भाई हमारे पास ऐसे बहुत प्रतिभाएं हैं, गाँव में, शहर में, गरीब लोगों में बहुत प्रतिभा, भरमार प्रतिभा है। और दोस्त जो कहते हैं ना गरीब हूँ मैं, भाई गरीब नहीं हूँ, आप प्रतिभा के प्रतिभावान लोग हो, आप प्रतिभा के धनी लोग हों। अमीरों में ये प्रतिभाएं नहीं होती, अमीर तो बस बड़े बाप के औलाद होते हैं, उनके पास प्रतिभा की कमी होती है भाई। प्रतिभा है भी तो उनको ये पता ही नहीं होता, फुल पैसे में बस उड़ाने में लगे पड़े होते हैं वो। आखिरकार प्रतिभा जो है गरीब लोगों में होती है, प्रतिभा के धनी होते हैं हम, जो पैसे से भी और अमीरों के पास जो चीज़ मतलब कि सबसे बढ़कर है वो प्रतिभा, जो लोगों में नहीं होती। तो दोस्त प्रतिभा तो है लेकिन साधन नहीं है, आज की कंडीशन है ये। लेकिन ये कहा है प्लेटो ने कि सभी लोगों का प्रतिभा के अकॉर्डिंग, उसको अपना सद्गुण के अकॉर्डिंग उसका विकास हो, यही एक आइडियल स्टेट है, यही एक जस्टिस पे बेस्ड स्टेट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम पहले बात करते हैं कि प्लेटो का विचार है कि ज्ञान के आलोक के बिना समाज अंधकार में खो जाएगा। अगर ज्ञान खत्म तो अंधकार आ जाएगा, ज्ञान खत्म तो खेल खत्म, समझे दोस्त। इसलिए यहाँ पे एक बात आती है कि दार्शनिक राजाओं का शासन ही एक आइडियल स्टेट को बना सकता है, क्योंकि पढ़ा लिखा है ना इंसान वो, तो देश को अच्छे से चला पाएगा, है ना। तो रूल ऑफ फिलोसफर किंग्स एक स्टेट में होना चाहिए ताकि वो स्टेट को सही से चला सके। अब एक चीज़ सोचना यार, आप जब अगर मान लो क्या होगा जब एक स्टेट के ऊपर फिलोसफर किंग का शासन नहीं होगा। इमेजिन करो, जो प्लेटो बता रहा है यहाँ पे, एक स्टेट पे अगर फिलोसफर किंग का शासन, एक दार्शनिक राजा का शासन नहीं होगा, तो ट्रेडर्स जो कि पैसे के लालची लोग हैं, पैसे के भूखे लोग क्या करेंगे दोस्तों, पैसे पे कब्जा करेंगे, बस पैसे से मतलब रखेंगे, देश को लुटवा देंगे, भुड़वा देंगे, ख़त्म कर देंगे, देश ख़त्म कर देंगे। पैसे के चक्कर में ये लालची लोग देश को बेच डालेंगे, वतन बेच देंगे हमारा, ये पैसे के लालच। क्योंकि दार्शनिक राजा नहीं होगा, गाइडिंग नहीं कर पाएगा वो, तो है ना। पहली बात है, अगर दार्शनिक राजा नहीं है तो वो सोल्जर को भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये युद्ध के लालच मतलब युद्ध करा देना, इनके पास युद्ध के प्यासे, युद्धक इंसान, ये क्या करेंगे, जब राजा को इतनी शक्तिशाली नहीं है, राजा ही गाइडिंग नहीं है, राजा ही दार्शनिक नहीं है, तो सोल्जर स्टेट पे कब्जा कर लेंगे। प्लेटो ऐसा कहता है, समझा आप सभी को। तो जब प्लेटो ऐसा कहता है कि एक दार्शनिक राजा ही होगा जो ट्रेडर्स को और सोल्जर्स को आपस में समन्वित करके रखेगा, बैलेंस बना के रखेगा, ताकि ट्रेडर्स को प्रोटेक्शन मिले सोल्जर से, और ट्रेडर्स और सोल्जर्स को गाइडेंस मिले किससे, एक फिलोसफर से। किससे, फिलोसफर से। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से बात करूँ तो मैं एथेंस, प्लेटो ने कहा कि एथेंस के अंदर जो राजा था वो एक क्या था, फिलोसफर नहीं था। तो एक फिलोसफर ना होने की वजह से ही एथेंस का सत्यानाश हो गया, समझे, ये प्लेटो ऐसा कहता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल क्या है, अब दोस्तों अगर कभी आपका जूता टूट जाए, अगर आप लड़के को सैंडल टूट जाए, तो ऐसे मोची वाले भैया के पास जाओगे ना, कि वो आपका अच्छे सा सिल दे, खड़े भी रहेंगे, सिल रहा होगा वो मोची वाला, भैया देख थोड़ा सही से सिल रहा यार, रास्ते में ना टूट जाए यार, ऐसा बोलते हैं हम जूता सैंडल तक सिलवाने के लिए ऐसे दुकान पर जाएंगे, ऐसे मोची वाले के पास जाएंगे जो अच्छे से सिले उसको मजबूती के साथ। ऐसे ही अगर हम कभी बीमार हो जाए, कोरोना हो जाए, दस्त हो जाए, कोई हकते हकते परेशान हो जाए, तो बेचारा ऐसे ही लोटपोट हो जाएगा यार, वो परेशान हो जाएगा ऐसे ही। तो वो इंसान किसके पास जाएगा, एक ऐसे डॉक्टर के पास जाएगा जो उसको अच्छा से दवाई दे। एक बंदा भाई उसको लूज मोशन हो गया है, रात दिन परेशान हो रहा है, इतना पतला हो रहा है कि बंदा को कुल्ली कर लेगा, तो क्या होगा भाई, सोचो क्या होगा। तो वो एक ऐसे डॉक्टर के पास जाएगा, समझाएगा हमें ऐसा दवाई दो कि हमारी ये ठीक हो पाए, ऐसा नहीं बोलेगा यार, ताकि उसका ठीक हो। तो वो एक अच्छे से डॉक्टर के पास जाएगा। सर्जरी करवाने तो अच्छे सर्जन के पास जाएगा।
अच्छा सा जूता सिलवाने तो एक अच्छे से मोची के पास जाएगा। तो जब हमें एक स्टेट को आगे बढ़ाना है तो हम एक अच्छे राजा यानी कि दार्शनिक राजा के पास जाएंगे ना, जो एक देश को आगे लेके जाएगा। तो इसीलिए तो हम देश के राजा से कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। ये सब नेतागण लोग, ये सब करप्टेड होता है, भ्रष्टाचारी होता है, हैं। ये फुसला के लोगों को अपना वोट ले लेते हैं और वोट लेने के बाद दिखाएंगे ऐसा कि हम ही सब मसीहा हैं, हम ही ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, हैं। और आगे जब जीत जाएंगे, हैं, तो क्या करेंगे, अपना ही घर भरेंगे और पीछे चौका, क्या करेंगे, चाकू भोंक देंगे आपका, कुछ नहीं करेंगे ये ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे करप्टेड लोग हैं। अब इन्हीं करप्टेड लोग अगर देश के हाथ का शासन अपने हाथ में ले लेंगे तो क्या देश तरक्की करेगा, हैं। भ्रष्टाचारी लोग, करप्टेड लोग एंड मर्डर के, उनके पास रेप केस चल रहा है, उनके पास ये केस चल रहा है। तो जब तक इन गंदगियों को हम साफ नहीं करेंगे, जब तक भ्रष्टाचारी लोगों को टिकट देना बंद, हमें दोस्तों टोटल रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि जिस इंसान पे कोई भी एक केस चल रहा हो, है ना, जो केस की पुष्टि हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि केस की पुष्टि नहीं हो, केस झूठा मोटा केस लगा दिया उसको चुनाव से हम वंचित कर दिया, ऐसा नहीं है। केस की पुष्टि हो गई है कोर्ट के अंदर, ऐसे सभी लोगों को चुनाव लड़ने से वंचित है, रेस्ट्रिक्शन लगा देना चाहिए उनके ऊपर। पहली बात, ये सारी बात प्लेटो कह रहा है। दूसरी बात, भ्रष्टाचारियों को चुनाव में कोई भी जगह नहीं देनी चाहिए, है। तीसरी बात, अनपढ़, आज हमारे देश के अंदर क्या है, नेता बनना है तो डिग्री की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री बनना है तो कोई डिग्री नहीं चाहिए, है। तो इसलिए एजुकेशन मस्ट होना चाहिए एक नेता के लिए, एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए ना कि बस अपना और देश का भलाई कर सके, हैं। वरना वो अपना और अपनों का सोच के देश का बर्बाद कर देगा। समझे आप मैं क्या कह रहा हूँ, हैं। वंशवाद, नेपोटिज्म आ जाएगा। इसी तरीके से एक देश का विकास करना है तो हमें देश की बागडोर सत्ता एक दार्शनिक के हाथ में सौंपनी चाहिए, जो एक पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड हो, वेल एजुकेटेड हो, मेंटली प्रिपेयर्ड हो एक देश को चलाने के लिए, जो गाइडेंस दे सकता हूँ। इस तरह के दोस्त हमारा देश आगे जा सकता है। ये प्लेटो का जस्टिस थ्योरी था। इस वीडियो के अंदर प्लेटो की जस्टिस थ्योरी को मैंने अच्छे से डिफाइन कर दिया है। तो जस्टिस थ्योरी स्टेट एक, यानी कि एक स्टेट पे हम जस्टिस थ्योरी को तभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब हम सद्गुण का सही लोगों तक सब पहुंचा सकें और उस लोगों में अपने सद्गुण के अकॉर्डिंग विकास हो सके। यानी कि न्याय का मतलब है सद्गुण के अनुसार लोगों का विकास। समझ आप सभी को, सद्गुण मतलब वर्च्यू के अकॉर्डिंग लोगों का डेवलपमेंट ही न्याय कहलाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर एक एक टॉपिक समझ में आ गया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, हम मेहनत हमारा सफर बनाइए जी। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक करके शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन रखना। जैसे ही मेरी वीडियोस आएगी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और जो लोग इसको शेयर करके सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना, है, उनका यही हालत हो जाएगा, है, यही हालत हो जाएगा। चलिए जल्दी फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों पे शेयर कर देना। ऐसे ही वीडियो चैनल पे आते रहती है सभी टॉपिक्स पे। मैं अब तो वीडियोस डाल रहा हूँ, आप सभी का सपोर्ट चाहिए भाई। सपोर्ट का भूखा हूँ, पैसों का और लाइक व्यूज सब्सक्राइब का नहीं। ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है जो एक हर यूट्यूबर करता है। अच्छा लगे इस वीडियो का तो अपना सपोर्ट देना, लाइक करके जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर करना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना प्यार बनाए रखना। अगर एक भी ऐसा टॉपिक अगर आपको डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये बात अगर आपने कमेंट में नहीं बताया तो मैं अपने उचित सद्गुण का विकास नहीं कर पाऊंगा, समझे। तो ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि नहीं इस वीडियो के पीछे की जो मेहनत है वो सफल हुई और ये वीडियो आपको अच्छी लगी। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।